हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अप्रॉक्सीमेटली 90% हमारा जो डिस्कशन रहेगा, ये जो टाइम डिवोट करेंगे हम इस लेक्चर में, वो रहेगा टैक्स इनवॉइस के ऊपर। इन दोनों के ऊपर लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन हमें ऊपर करना है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट पर। ठीक है, कोई नोट्स आपको रेफर नहीं करने हैं। जो भी मैं क्लास में आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। आई एश्योर यू एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। टैक्स इनवॉइस, देखिए जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेस है वो होता है बेटा टैक्स इनवॉइस। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। मतलब एक रजिस्टर्ड सप्लायर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसके पास टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है। तो टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर सकता है, टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, टैक्स इनवॉइस के कंटेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। टैक्स इनवॉइस मल्टीपल फॉर्म में हमारे पास होंगे, अलग स्पेशल सिचुएशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छा डिस्कशन हमारे होने वाला है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टैक्स इनवॉइस, शुरुआत करते हैं। टैक्स इनवॉइस इशू कौन कर सकता है, पहले तो ये बात करते हैं, हु कैन इशू टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार किसके पास है। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा, कैन बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, केवल वही टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है जिसके बेस पर बायर, जो रजिस्टर्ड बायर है, वो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। ठीक है जी, चलिए अब टैक्स इनवॉइस के हमारे पास मल्टीपल सेक्शन है। सेक्शन याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर सेक्शन याद नहीं रहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए टैक्स इनवॉइस, सबसे पहले हम यहां टाइम लिमिट इशू कर रहे हैं। अगर टैक्सेबल सप्लाई हमारे पास है गुड्स और टैक्सेबल सप्लाई हमारे पास है सर्विसेज। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई अगर गुड्स की है तो टाइम लिमिट क्या होगी। ठीक है, हम डिस्कस यहां पर क्या करें, टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस। ठीक है जी, सो टैक्सेबल सप्लाई अगर गुड्स की है और सर्विसेज की है, तो गुड्स अगर इशू किए जा रहे हैं तो कितने पीरियड में टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है, सर्विसेज के केस में कितने टाइम में टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है। गुड्स के केस में फर्दर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। गुड्स के केस में फर्दर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट अदर केसेस। देखिए पहली सिचुएशन है जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है। अब ये जो मूवमेंट है ये बायर भी कर सकता है खुद, या सेलर भी कर सकता है। मान लीजिए आपको एक टीवी परचेज करना है, आपको एक फ्रिज परचेज करना है, आपको एक एयर कंडीशन परचेज करना है, आपको कोई मोबाइल परचेज करना है, तो क्या होगा, आप शॉप पर जाएंगे, अपनी पसंद का मोबाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, या टीवी सिलेक्ट करेंगे, एसी, रेफ्रिजरेटर एंड व्हाटएवर प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप खुद ही उसको लेकर आ जाएंगे। अब जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में क्या करना है, आप शॉप पे जाएंगे, पैसे देंगे, मोबाइल लेकर घर पर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए एक फ्रिज है जो आप परचेज करते हैं, तो आप क्या करेंगे, शॉप पे जाएंगे, पसंद करेंगे, पेमेंट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे, अपना एड्रेस देंगे और जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, वो आपके एड्रेस पर
ठीक है, गुड्स को डिलीवर कर देगा। अब समझिएगा, चाहे आप खुद गुड्स को घर लेकर आ रहे हैं या सेलर गुड्स आपके घर पर भेज रहा है, यहां पर गुड्स में क्या इन्वॉल्व है? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब जो गुड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरा क्या है? अदर केसेस। अदर केसेस मतलब जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए एक शॉप सेल कर रहा है कोई व्यक्ति, आपके पास एक शॉप थी, अब आप वो शॉप बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। आप शॉप देखो, जो शॉप है, शॉप कहाँ है? बिल्डिंग हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग गुड्स नहीं है, वो तो इमूवेबल है। मगर उस शॉप में जो सामान रखा हुआ है, जो सामान रखा हुआ है वो आप एज इट इज शॉप के साथ बेच रहे हैं। देखो, दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप कबाड़ी को बुलाएंगे, आप कहेंगे भाई ये काम करो, ये जो सामान है ये तुम उठा कर ले जाओ, या ये मैं सामान तुम्हारे यहाँ पर भेज देता हूँ, ठीक है। वो तो क्या है? मूवमेंट है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी शॉप को एज इट इज सेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो दुकान है और दुकान में जो सामान रखा है वो भी आप एज इट इज सेल कर रहे हैं। तो जो नया व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो आपकी शॉप खरीदेगा और उस शॉप को चलाना शुरू कर देगा। अब समझिएगा, जो शॉप आप सेल कर रहे हैं वो तो गुड्स नहीं है, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मगर गुड्स जो रखे हुए हैं शॉप में, ये क्या है? वो तो गुड्स हैं। वर्ड क्या कह रहा हूं? गुड्स मूवेबल है। मगर क्या आप उन सामान को मूव करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में? जी नहीं, वो सामान आप वहीं पर हैंडओवर कर रहे हैं। तो यहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। पॉइंट क्लियर है? देखिए, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या है? गुड्स में इन्वॉल्व, मूवमेंट इन्वॉल्व है। दूसरी सिचुएशन क्या है? अदर केस, मतलब जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां पर टाइम लिमिट क्या होती है इनवॉइस इशू करने की? यहां पर टाइम लिमिट क्या होती है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जिस समय गुड्स को शॉप से, गोडाउन से रिमूव किया जा रहा है, या तो उससे पहले ही इनवॉइस इशू किया जा सकता है या रिमूवल के टाइम पर इनवॉइस इशू करना जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो उस समय, जब गुड्स को रिमूव किया जाता है उस समय इनवॉइस इशू करना जरूरी होता है, ठीक है जी। और अदर केसेस में क्या होता है? कब इशू हो सकता है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो इनवॉइस इशू करने का लास्ट टाइम क्या होता है? रिमूवल ऑफ गुड्स। और जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो इनवॉइस इशू करने का लास्ट टाइम क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है जी। तो मान लीजिए आप शॉप पर गए, आप शॉप पर ये पहले यहां पर सिचुएशन हम ले रहे हैं जो मैंने आपसे कहा था, आपको एसी परचेज करना है, आपको एसी परचेज करना है। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं 1 तारीख को, समझना, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं 1 तारीख को। आपको एसी पसंद आया, ठीक है, आपको एसी पसंद आया, आपने पैसा दिया, मगर जो एसी था वो अभी स्टॉक में नहीं था, डेमो पीस लगा हुआ था। आपको एसी पसंद आ गया, उसने कहा सर देखिए अभी स्टॉक में नहीं है, रात को हमारा स्टॉक आएगा और कल 2 तारीख को मैं गुड्स आपके घर पर डिलीवर कर दूंगा, गुड्स मैं आपके घर पर पहुंचा दूंगा। तो आपने 1 तारीख को पेमेंट दे दी, समझिएगा आपने 1 तारीख को पेमेंट दे दी और 2 तारीख को आपके घर पर गुड्स आ गया, ठीक है, जो एसी है वो आ गया। तो अब जो इनवॉइस 1 तारीख को भी इशू किया जा सकता है, ठीक है, और इनवॉइस 2 तारीख को भी इशू किया जा सकता है। तो इनवॉइस कभी इशू किया जा सकता है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जो शॉपकीपर है वो 2 तारीख को अपनी शॉप से गुड्स ट्रक पर रखता है, छोटे टेम्पो में रखता है और आपको दे देता है, ठीक है, आपके घर के लिए रवाना कर देता है जो ट्रक या टेम्पो है। तो समझिएगा वो 1 तारीख को भी इनवॉइस काट कर दे सकता है, आपको दे देगा कि सर ये लो इनवॉइस आप ले जाओ, गुड्स आपके घर आ जाएंगे, ठीक है। या फिर जो बिल है वो 2 तारीख को भी दे सकता है काट कर, ठीक है जी। हाँ, अगर वो गुड्स रिमूव कर देता है विदाउट इशूइंग इनवॉइस तो भाई साहब इसके ऊपर पेनल प्रोविजंस होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा फिर, ठीक है। फिर अगर वो पकड़ा गया तो फिर इसका खतरनाक
इंप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है। अदर केसेस, अब अदर केसेस क्या है, जो आप अपनी शॉप है वो आप शॉप हैंड ओवर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है, अदर केसेस मतलब जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मान लीजिए आप अपनी शॉप को जो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपने कर लिया, आपने कहा कि भाई साहब मैं अपनी शॉप बेच रहा हूं 15 तारीख को, 15 तारीख को आपके हाथ में पैसा आ गया, आपने कहा सर देखो अभी पार्ट पेमेंट आपने मुझे दे दी है, जब आप मुझे पूरी पेमेंट दोगे, उस समय मैं आपको अपनी शॉप की चाबी दे दूंगा। मान लीजिए 15 तारीख को आपको पार्ट पेमेंट मिल गई और 20 तारीख को आप जो चाबी है वो उसके हैंड ओवर कर देते हैं कि ठीक है आज से ये सारा सामान आपका। तो 15 तारीख से 20 तारीख तक कभी भी इनवॉइस को इशू किया जा सकता है। अगर 20 तारीख के बाद इनवॉइस इशू करेंगे तो अंदर यहाँ पर पेनल इंप्लीकेशन होंगे, ठीक है, यहाँ पर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। ओके, तो गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होता है याद कर लेगा, जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस समय गुड्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है, और जहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता मतलब अदर केसेस, तो ये है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। सर्विसेज के केस में चलते हैं, अच्छा इसका एक और केस होता है, वो भी यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक और सिचुएशन होती है, वही हम कवर कर लेते हैं। इसकी थर्ड और सिचुएशन एक लिख लीजिए, क्योंकि गुड्स की सर्विस की एक ही सिचुएशन होती है, ठीक है। यहां पर एक और सिचुएशन कर लीजिए, गुड्स सेंट ऑन सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये पढ़ा है ना, अकाउंट्स में आप पढ़ते हैं, गुड्स सेंट ऑन सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब आपने सामान भेज दिया, बेचा नहीं, आपने सामान भेजा, आपने कहा सर सामान खरीदो मत, एक काम करता हूं मैं सामान आपको दे देता हूं, आपको पसंद आए, शॉप पर डिमांड हो तो ठीक है आप उसको बेचिएगा, मैं बिल जनरेट कर दूंगा। अगर आपको सामान पसंद नहीं आया या आपके शॉप पर इसकी सेल नहीं हो रही है तो आप सामान मुझे वापस भेज दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अकाउंट्स में बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं, लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर हमें सिर्फ ये चेक करना है, यहां पर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे जा रहे हैं, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। वाई? क्योंकि सप्लाई तब मानी जाएगी जब बायर कहेगा जिसको आपने भेजा सामान के, ठीक है सर गुड्स मुझे पसंद आ गए, मेरी शॉप पर इसकी डिमांड है, मैं रख लेता हूं। तो एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने, ये कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, मैं इसको रब कर दूंगा, अगर आपने 1 जुलाई को गुड्स भेजे हैं, ठीक है, मिस्टर बी को आपने 1000 यूनिट्स दी हैं और ये भेजी हैं अप्रूवल बेसिस पर, ठीक है। आपने 1000 यूनिट्स बी को भेजी कि सर ये यूनिट्स आप अपनी शॉप पर रखिए, अगर सेल होती है तो ठीक है, अगर आपके यहाँ डिमांड नहीं है, गुड्स आपको पसंद नहीं आया तो मुझे वापस भेज दीजिएगा। बेटा ये गुड्स भेजे हैं, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये सप्लाई नहीं होगी। मिस्टर बी कहता है ठीक है सर मेरे यहां पर डिमांड है, और वो 15 जुलाई को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है सर गुड्स मुझे पसंद है, ठीक है मैं इसकी पेमेंट कर देता हूं, बता दो कितना पैसा देना है। तो समझिएगा बेटा जो सप्लाई मानी जाएगी वो किस डेट पर मानी जाएगी, वो 15 जुलाई पर मानी जाएगी, ठीक है। तो गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पर, गुड्स सेंड ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे जब गुड्स भेजे जाते हैं उस डेट को सप्लाई की डेट नहीं माना जाता। जब सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है गुड ठीक है मैं रख रही हूं, तब उसकी सप्लाई मानी जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो डेट ऑफ सेल या डेट ऑफ सप्लाई है वो 1 जुलाई नहीं, वो क्या मानी जाएगी, 15 जुलाई मानी जाएगी, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन स्पेशल प्रोविजन है इनवॉइस को इशू करने का, यहां पर इनवॉइस को इशू करने का स्पेशल प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है, आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं, फटाफट एक बार इस पे देख लेते हैं पॉइंट। इसके लिए लिख लीजिए फटाफट, नोट डाउन कीजिए प्लीज। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, हाँ जी इसके लिए लिखिएगा इनवॉइस कब इशू किया जा सकता है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई
और within 6 months from the date of removal. Within 6 months from the date of removal. तो जिस डेट पर रिमूव किया गया उसके 6 महीने के अंदर या जिस दिन सप्लाई मानी गई, ठीक है, इसमें से होगा विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल देकर ये मैं आपको समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल इसका देखिएगा, सेल्स ऑन approval basis, sales on approval basis, goods sent, गुड्स किस डेट पर भेजे गए, मान लीजिए गुड्स भेजे गए अप्रूवल बेसिस पर 1 जुलाई पर, ठीक है। गुड्स accepted and payment made. First situation, एक दिसंबर। सेकंड सिचुएशन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स को भेजा गया अप्रूवल बेसिस पर, किस डेट पर भेजा गया, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को गुड्स को भेज दिया गया, अभी सेल नहीं हुए, याद रखिएगा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस में जब गुड्स को भेजा जाता है तो उस डेट को डेट ऑफ सप्लाई नहीं माना जाता, ठीक है। डेट ऑफ सप्लाई कब माना जाता है, जब अप्रूव्ड हो जाता है गुड्स, ठीक है। अब दोनों ही केसेस में मुझे बताओ इनवॉइस इशू करने का लास्ट टाइम क्या है, इनवॉइस इशू करने का लास्ट टाइम क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, इस कंसेप्ट को बेटा ध्यान से समझिएगा। इसको ऐसा भी समझिए, अगर 6 महीने के अंदर, अगर 6 महीने के अंदर गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है, अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल दे दी गई है, तो जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, ठीक है, जिस दिन गुड्स की अप्रूवल दी गई उसे माना जाएगा डेट ऑफ सप्लाई और वही होगा हमारा इनवॉइस इशू करने का लास्ट टाइम। बट अगर अप्रूवल 6 महीने के बाद दी गई है, मतलब 6 महीने तक भी गुड्स पर अप्रूवल रिसीव नहीं की गई है, तो जैसे ही 6 महीने खत्म होते हैं, ठीक है, इनवॉइस इशू करना जरूरी हो जाएगा। एक बार दोबारा पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहां पर, दोबारा पढ़िएगा बेटा। इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होता है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई की डेट कब होगी, जब अप्रूवल माना जाएगा। तो इस केस में ये है बेटा डेट ऑफ सप्लाई, ये मानी जाएगी डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो केस 1 में डेट ऑफ सप्लाई 1 दिसंबर होगी और केस 2 में जो डेट ऑफ सप्लाई है ये कब मानी जाएगी, ये होगी 15 जनवरी 2020, ठीक है। अब गुड्स भेजे कब गए हैं, 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे गए हैं। अगर हम 1 जुलाई 2019 की बात करते हैं और यहां से 6 महीने की बात करते हैं, तो बेटा जुलाई 1 है, तो 6 महीने खत्म कब हो जाएंगे, 31 दिसंबर में, ठीक है। 31 दिसंबर 19 को खत्म हो जाएगा। पहली सिचुएशन जरा ध्यान से देखिएगा, पहली सिचुएशन को ध्यान से देखो बेटा, पहली सिचुएशन को ध्यान से देखो। पहली सिचुएशन में गुड्स 1 दिसंबर को अप्रूव हो गए, 1 दिसंबर को अप्रूव हो गए, तो डेट ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, पहले केस में जो डेट ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो 1 दिसंबर माना जाएगा। डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो डेट ऑफ सप्लाई है पहले केस में ये माना जाएगा 1 दिसंबर 2019, ठीक है। अब जरा इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होता है, ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर लेके चलिए, और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ठीक है।
और 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स कब खत्म हो रहे हैं? ये 6 मंथ्स खत्म हो रहे हैं 31 दिसंबर 2019, विच एवरेज अर्लियर, विच एवरेज अर्लियर। ठीक है, तो जिस दिन सप्लाई की डेट है, जो सप्लाई की डेट है, या फिर 6 महीने जिस डेट पर खत्म हो रहे हैं, विच एवरेज अर्लियर, तो यहां पर जो इनवॉइस इशू करने का टाइम है वो क्या होगा? 1/12/2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा केस देखिए, फिर इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, इसका एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा। दूसरा केस देखिएगा, दूसरा केस जहां पर 15 जनवरी 2020 में, ठीक है, गुड्स को अप्रूवल मिल रही है, तो डेट ऑफ सप्लाई यहां पर क्या होगी? हाँ जी, डेट ऑफ सप्लाई क्या होगी? डेट ऑफ सप्लाई बेटा यहां पर होगी 15 जनवरी 2020, और 6 महीने का कब हो रहे हैं? 6 मंथ्स एंडिंग, ये खत्म हो रहे हैं 31/12/2019, विच एवरेज अर्लियर, विच एवरेज अर्लियर। यहां पर जो अर्लियर होगा बेटा वो होगा ये डेट। ठीक है, आसान शब्दों में 2 पॉइंट याद रखो, देखो खत्म हो जाएगा ये वाला पॉइंट, समझना जरूरी है। ठीक है, ये डिटेल डिस्कशन करना जरूरी है, मगर बाद में एक शॉर्ट नोट आप इसमें लिख लीजिएगा। देखो, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का बता रहा हूं। पहली बात, जब गुड्स भेजे जाते हैं, जो डेट ऑफ गुड सेंडिंग है वो सप्लाई की डेट नहीं मानी जाती। सप्लाई की डेट कब होती है? जब सामने वाली पार्टी कहती है ओके एक्सेप्टेड सर, गुड्स मेरे काम क्या मैं रख रही हूँ। ठीक है, तो वो होती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को मानेंगे डेट ऑफ सप्लाई। अगर ये डेट ऑफ सप्लाई, अगर ये डेट ऑफ सप्लाई 6 महीने के अंदर है तो इस डेट पर इनवॉइस इशू करना जरूरी है। अगर ये डेट ऑफ अगर ये डेट ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ अप्रूवल 6 महीने के बाद हो रही है, 6 महीने के बाद हो रही है, तो जिस डेट पर 6 महीने खत्म हो रहे हैं, जिस डेट पर 6 महीने खत्म हो रहे हैं, उस दिन इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, उस दिन इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पैसा अपनी जेब से भी आपको टैक्स का पे करना पड़ेगा, बट ये कंसेप्ट है, क्लियर है ये? ठीक है, तो फटाफट जो गुड्स के 3 केस पड़े हैं फटाफट यहां पर वाइंड अप करते हैं। गुड्स केस नंबर 1, जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, तो इनवॉइस इशू करने का जो लास्ट टाइम होता है वो होता है रिमूवल ऑफ गुड्स। जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता वहां पर इनवॉइस कब इशू करना होता है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। और थर्ड, जहां पर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे जाते हैं, तो केस नंबर 1, अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल जाती है तो जिस दिन अप्रूवल मिली वो डेट ऑफ सप्लाई होगा और इस डेट पर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं मिलती, मतलब 6 महीने के बाद मिलती है, तो गुड्स भेजने के जैसे ही 6 महीने खत्म होते हैं उस दिन इनवॉइस इशू करना जरूरी होता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब चलते हैं सर्विसेज पे, अब चलते हैं सर्विसेज पर। सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में चलते हैं। तो बेटा सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बड़ा सिंपल भी है। इसको हम कहें सर्विस के केस में 30 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। देखो, तो इनवॉइस सर्विस देने से पहले भी इशू किया जा सकता है। इनवॉइस सर्विस के केस में इनवॉइस सर्विस देने से पहले भी इशू किया जा सकता है, सर्विस देने के बाद भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, सर्विस देने के बाद इशू करने का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 30 दिन के अंदर। तो जिस दिन सर्विस एग्जीक्यूट की गई उसके 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना जरूरी होगा। ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना जरूरी होगा। तो ये बड़ा ध्यान से इसको कीजिएगा। गुड्स के केस में सिर्फ अप्रूवल में 6 महीने की सिचुएशन है, अदरवाइज यहां पर आप देखिए एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 1 दिन का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है। मगर सर्विसेज के केस में 30 डेज का है। तो सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू हो सकता है? सर्विस देने से पहले भी इशू हो सकता है और सर्विस देने के बाद भी इशू हो सकता है। मगर अगर सर्विस देने के बाद इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, ये जो 30 डेज वाला पीरियड है, ये जो 30 डेज वाला पीरियड है, ठीक है, 30 डेज वाला पीरियड, इसे आप 45 डेज लेंगे, 45 डेज देंगे। अगर इनवॉइस कौन इशू करे या सर्विस देने वाला कौन है? बैंक, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, एक्सेट्रा।
ठीक है। तो ये सर्विस टैक्स में भी होता था, अगर आपने सर्विस टैक्स पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर भी ऐसे ही होता था, 30 डेज एंड 45 डेज का। क्लियर है ये? तो चलिए फटाफट फटाफट इस चार्ट को फटाफट एक बार वाइंड अप करते हैं। गुड्स के केस में 3 सिचुएशन है, रिमूवल, ठीक है, गुड्स का केस में 3 सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है, मूवमेंट, तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, अदर केसेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल जाती है तो जिस दिन अप्रूवल मिली वो डेट ऑफ सप्लाई माना जाएगा, वही उसी दिन इनवॉइस इशू करना जरूरी है। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं मिली है तो जिस डेट पर 6 महीने खत्म हो रहे हैं इनवॉइस इशू करना जरूरी है। सर्विस के केस में इनवॉइस सर्विस देने से पहले भी इशू किया जा सकता है, सर्विस देने के बाद भी इशू किया जा सकता है, ठीक है, मगर जो बाद में इशू किया जाएगा उसका टाइम गैप कितना है, 30 डेज। हाँ, अगर बैंक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एनबीएफसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस जो बिलिंग पीरियड है वो 45 डेज हो जाएगा 30 डेज की जगह। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट है, continuous supply goods services। continuous supply of goods, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रादर ये जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई है ये सर्विसेज का ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आता है, गुड्स के केस में लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट फिर भी एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश मैं यहां पर जरूर करूंगा जब हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस सप्लाई मतलब चेन है, इसका बेस्ट एग्जांपल, अभी गुड्स और सर्विस को भूल जाओ, कॉन्टिन्यूस सप्लाई का बेस्ट एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने घर का इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए जो पोस्ट पेड है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन आप देख लीजिए, चाहे प्रीपेड है पोस्ट पेड है, ठीक है, आपका जो मोबाइल कनेक्शन है, आपके घर का जो डीटीएच रिचार्ज होता है, ठीक है, आपका जो मंथली घर पे ग्रोसरी जाती है ना मम्मी सामान लेने, हर महीने की 1 तारीख 2 तारीख या 3 तारीख को जो ग्रोस सेलर शॉपकीपर होता है उसके पास जाती है, एक बड़ा सा पर्चा भाई साहब देकर आती है, हमारे घर से तो जाता है, ठीक है, तो वो बड़ा सा एक पर्चा देकर आती हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है, तो एक बड़ा सा पर्चा देकर आती हैं और कहें कि वो दिया हुआ है, अगर चेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो वो हर बार वही हर महीने की 2-3 तारीख में वहां से सामान आता रहता है, ठीक है, मतलब शॉपकीपर को पता है कि भाई मुझे कॉन्टिन्यूसली इस घर पे महीने के महीने सप्लाई करनी है, ठीक है। आपके घर पर वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है, आपके पास एक मोबाइल का कनेक्शन है, ठीक है, हर महीने की पर्टिकुलर डेट पर उसकी बिलिंग साइकिल होती है, ठीक है, हर महीने की एक डेट पर बिलिंग साइकिल होती है और उस डेट पर आपकी जो जैसे ही वो बिलिंग साइकिल खत्म होती है बिल जनरेट हो जाता है, आपके पास पहुंचने में 2-3 दिन लगते हैं, ठीक है, आपके पास 2-3 दिन लगते हैं, मगर जो बिलिंग साइकिल है वो खत्म हो चुकी होती है। मान लीजिए आपका जो मोबाइल कनेक्शन है उसकी जो बिलिंग साइकिल है वो है हर महीने की 21 तारीख से 20 तारीख, मतलब 21 तारीख से वो सर्विस देना शुरू करेंगे और जैसे ही 20 तारीख होगी बिलिंग साइकिल खत्म हो गया और 20 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा। हाँ, आपके पास पहुंचने में 2-3 दिन लग सकते हैं, मगर जो बिल है आपका वो 20 तारीख को जनरेट हो गया, वो डेट ऑफ बिल है आपके पास जो आपका साइकिल होती है, ठीक है जी। तो ये क्या है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस सर्विस है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई या गुड्स की भी हो सकती है, सर्विस की भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सर्विस होगा, मगर गुड्स का एक सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो यहां पर इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होता है, इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होता है, प्लीज लिख लीजिए बिफोर। देखो बिफोर तो हर सिचुएशन में कि जो टाइम है उससे पहले तो आप कभी भी इशू कर सकते हैं, बट हमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि मैक्सिमम कब तक इशू किया जा सकता है, तो बिफोर और एट द टाइम each successive statements are statements of accounts is issued or each successive payment received। ठीक है, अब समझिएगा इस पॉइंट को। मान लीजिए मेरे ऑफिस में, बेस्ट है क्योंकि टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर प्रॉपरली रजिस्टर्ड डीलर की बात करते हैं। मुझे अपने ऑफिस में मुझे
अपने ऑफिस में हर महीने कुछ स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे अपने ऑफिस में हर महीने कुछ स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है तो एक जो स्टेशनरी प्रोवाइडर है वो हमारा बंधा हुआ है, वो हर महीने स्टेशनरी हमारे ऑफिस में छोड़ जाता है, हर महीने स्टेशनरी ऑफिस में छोड़ जाता है। और अगले महीने की 2 तारीख को जो भी स्टेशनरी उसने प्रोवाइड की होती है लास्ट मंथ, उसका जो उसका बिल है वो हमें स्टेटमेंट जनरेट करके दे देता है, ठीक है, जनरेट करके दे देता है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर ये है कॉन्टिन्यूस सप्लाई, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई, ठीक है, वो मंथली बेसिस पर मुझे दे रहा है। तो यहां पर इनवॉइस कब इशू किया जाएगा, बिफोर और एट द टाइम ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज रिसीव्ड। तो हर महीने अगर वो मुझे अगर 2 तारीख को वो मुझे डिटेल देता है सामान की तो 2 तारीख को इनवॉइस इशू करेगा, अगर वो 3 तारीख को मुझे स्टेटमेंट देता है सामान की तो वो 3 तारीख को करेगा, ठीक है। वो कहता है सर मुझे पेमेंट कर दो, 2 तारीख को मुझे कहता है सर पेमेंट कर दो, मैंने कहा भाई पेमेंट तो कर दूं, बताओ कितना पैसा बना है, मुझे स्टेटमेंट भेजो, डिटेल भेजो सामान की। तो मुझे जो स्टेटमेंट है वो भेज देता है कि इस महीने आपके पास इतना सामान आया है, उसने मुझे स्टेटमेंट भेजा 2 तारीख को। अब समझिएगा, स्टेटमेंट मुझे 2 तारीख को भेज दी तो उसको 2 तारीख को ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसको 2 तारीख को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर उसने मुझे 3 तारीख को स्टेटमेंट भेजी तो 3 तारीख को वो मुझे इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है। हाँ, अगर उसने मान लीजिए 5 तारीख तक इस बार उसने इनवॉइस इशू नहीं किया, उसने 5 तारीख तक इनवॉइस इशू नहीं किया, स्टेटमेंट नहीं भेजी, और मैंने कहा यार वो तो ढीला हो गया, फटाफट इसको पेमेंट कर दो, तो मैंने अपने स्टाफ से कहा भाई जितना सामान है उसकी लिस्ट बनाओ और बताओ खर्चा कितना है और फटाफट इसकी पेमेंट कर दो, उससे इनवॉइस हमें लेना है रिटर्न भरने के लिए। तो अब क्या हुआ, जो सेलर है उसने हमें स्टेटमेंट नहीं भेजी, मगर हमने खुद कैलकुलेशन करी और उस बंदे को पेमेंट कर दी। उसने कहा सर इतनी पेमेंट बनती है, अभी मैं स्टेटमेंट इशू नहीं कर पा रहा, हमने उसको पेमेंट कर दी। तो जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूं सेम डे उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। ये है गुड्स के केस में, ओके। इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस की सिचुएशन, प्लीज इसको बड़ा ध्यान से कीजिएगा। सर्विस के 3 केसेस हैं बेटा, सर्विस के 3 केस हैं। केस नंबर 1, ड्यू डेट इज नोन। ड्यू डेट इज नोन मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पता है कि पैसा कब कब देना है, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नोन, ये पूरा लिख लीजिएगा, ये क्या है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल, ठीक है, या फिर नोन। ये कहां लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एएमसी हमने अपने ऑफिस में जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, उन सभी की सर्विसेज का एएमसी दिया है। वो कहता है सर देखो आपको जो पेमेंट है वो क्वार्टरली करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है कि सर हर क्वार्टर की लास्ट डेट पर आपको पेमेंट करनी है, हर क्वार्टर के लास्ट डेट पर आपको पेमेंट करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई ले जाओ पेमेंट, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 30 जून का फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ, मुझे 30 तारीख को उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। सेकंड क्वार्टर कब खत्म हुआ, 30 सितंबर, तो मुझे क्वार्टरली पेमेंट करनी है। तो जहां पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है उस केस में क्या होगा, यहां पर लिखिएगा आगे, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। इसका एग्जाम्पल भी साथ में लीजिएगा। पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म हो रहा है, मैंने भाई 30 जून को पेमेंट कर दी, ठीक है, उसने मुझे इनवॉइस इशू कर दिया। पेमेंट करने की डेट भी 30 जून थी, मैंने पेमेंट भी 30 जून को किया, उसने इनवॉइस भी 30 जून को इशू कर दिया। एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके। सेकंड पेमेंट करने की डेट थी 30 सितंबर, मैंने 30 सितंबर को पेमेंट कर दी। ड्यू डेट क्या थी, 30 सितंबर, मैंने पेमेंट कब की, 30 सितंबर। इनवॉइस किस डेट तक इशू करना पड़ेगा, वो 30 सितंबर की डेट का मुझे इनवॉइस इशू करके दे देगा। थर्ड 31 दिसंबर, भाई 31 दिसंबर था, ठीक है, पार्टी थी, न्यू ईयर ईव थी, फैमिली के साथ मैं कहीं बाहर गया हुआ था,
31 दिसंबर ड्यू डेट थी पेमेंट करने की। एज पर एग्रीमेंट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट मैंने 31 दिसंबर को पेमेंट नहीं की, मैं बाहर गया हुआ था, मैं वापस आया ऑफिस में और मैंने 5 जनवरी को पेमेंट कर दी। अब जरा समझिएगा, यहां पर ड्यू डेट पता है या नहीं पता है? बिल्कुल ड्यू डेट पता है, मुझे 31 दिसंबर को पेमेंट करनी थी। मैंने पेमेंट कब की है? 5 जनवरी को। बताओ इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होगा? बेटा ध्यान से देखिए, जब ड्यू डेट पता है, जब ड्यू डेट पता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि कब कब पेमेंट करनी है, ठीक है, कितने कब कब किस पेमेंट करनी है, इन दैट केस चाहे मैं पेमेंट करूं या मैं पेमेंट उस डेट पर ना करूं, ठीक है, चाहे मैं उस डेट पर पेमेंट करूं या मैं उस डेट के बाद पेमेंट करूं, जो इनवॉइस इशू करेगा सामने वाला व्यक्ति, जो प्रोवाइडर है, वो जो एएमसी हमारे दे रहा है, उसे जो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा, वो कब करना पड़ेगा? ड्यू डेट। ठीक है, तो अब दोबारा समझिएगा, थर्ड एग्जाम केस जो मैंने लिया, थर्ड सिचुएशन ली, क्या लिया था मैंने? 31 दिसंबर को पेमेंट करनी थी, तो ड्यू डेट क्या थी? 31 दिसंबर एज पर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पेमेंट कब की है? 5 जनवरी को। अब एग्जामिनर पूछेगा भाई जो ड्यू डेट थी एज पर कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्टिन्यूस सर्विस, वो थी 31 दिसंबर, मगर पेमेंट की गई 5 जनवरी। बताओ इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होगा? बेटा इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होगा? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? वो है 31 दिसंबर, नॉट 5 ऑफ जनवरी। तो यहां पर 31 दिसंबर होगी इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट। 31 दिसंबर से पहले की डेट चल सकती है, 31 दिसंबर के बाद की नहीं। करेगा तो फिर वही कि इनवॉइस इशू का टाइम से नहीं करेंगे तो इसके ऊपर फिर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। क्लियर है? ओके, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, ड्यू डेट of payment is unknown। मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट वहां पर ड्यू डेट एसर्टेन नहीं की जा सकती, ड्यू डेट एसर्टेन नहीं की जा सकती। तो बेटा यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। देखो लास्ट एग्जांपल मैंने कहा था ड्यू डेट पता है कि मुझे क्वार्टरली करनी है, ठीक है, अब उसने वहां पर लिखा है कि इस डेट पर करनी है। अब यहां पर यह लिखा गया है कि जो एएमसी की पेमेंट है वो क्वार्टरली होगी। समझना, एएमसी की जो डेट है वो क्वार्टरली होगी। जब मैं यहां पर था तो मैंने, जब मैं इस सिचुएशन में था तो मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा भाई डेट लिखी हुई है क्वार्टरली, मुझे एएमसी एनुअल मिलेगी मगर पेमेंट क्वार्टरली करनी है और हर क्वार्टर की आखिरी डेट पर, हर क्वार्टर के लास्ट मंथ की लास्ट डेट पर मुझे पेमेंट करनी है। मतलब हम एग्रीमेंट से पता लगा सकते हैं पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या है। तो ये सिचुएशन थी। दोबारा उस एग्रीमेंट को करते हैं। मेरा एक एएमसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ, मुझे पेमेंट क्वार्टरली करनी है मगर किस डेट पर करनी है ये डेट इस बार एग्रीमेंट में मेंशन नहीं की गई। पेमेंट क्वार्टरली करनी है। भाई सब क्वार्टर में तो 1 अप्रैल भी, अगर क्वार्टर अप्रैल से लेकर 30 जून का है तो इसमें तो हमारे पास अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30, 91 डेज हैं। अब तो एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं मुझे 1 अप्रैल से लेकर 30 जून या उसके बाद कब पेमेंट करनी है। अब क्योंकि एग्रीमेंट में डेट मेंशन नहीं है और हम पेमेंट जो ड्यू डेट है वो एसर्टेन नहीं कर सकते एज पर कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा, जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा वो होगी मेरा, ठीक है, वो होगी एएमसी कंपनी की इनवॉइस इशू करने की डेट। समझ रहे हैं यहां पर? अब जरा देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, जो 31 दिसंबर वाला था, अगर उस सिचुएशन में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ड्यू डेट 31 दिसंबर थी, मैंने पेमेंट 5 जनवरी को करी, तो वहां पर इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होगा? वो होगा 31 दिसंबर। पर जब मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं एग्रीमेंट में डेट नहीं लिखी, हाँ मुझे पता है कि भाई मेरा 31 दिसंबर खत्म हो गया, क्वार्टर खत्म हो गया, मुझे पेमेंट करनी है, मैंने 5 तारीख को पेमेंट की, क्योंकि डेट इज नॉट एसर्टेनेबल, डेट इज अननोन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। इन दैट केस जो बिल इशू करने की लास्ट डेट होगी वो क्या होगी? जब मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं पेमेंट कब कर रहा हूं? 5 जनवरी को कर रहा हूं, तो वहां पर क्या डेट होगा? इनवॉइस इशू करने का टाइम 5 जनवरी होगा। ठीक है, थर्ड, पेमेंट
is linked to completion of an event. पेमेंट किसके साथ लिंक है? कंप्लीशन ऑफ इवेंट। बेस्ट एग्जांपल है भाई जो मैंने आपको दिया था, आपका मोबाइल, ठीक है, जो मोबाइल कनेक्शन है, कंपनी 21 तारीख से सर्विस देनी शुरू करती है और बिलिंग साइकिल है 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख। यहां पर जो पेमेंट है वो इवेंट पर है। इवेंट क्या है? आपका बिलिंग साइकिल के सर आपको जब हर बार बिलिंग साइकिल खत्म होगी, आपकी जो सर्विस की साइकिल खत्म होगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, पेमेंट करने के लिए पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो जब पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, मोबाइल कंपनी मुझसे महीने के बीच में नहीं मांग सकती, भाई साहब पूरे 30 दिन तो खत्म होने दीजिए, ठीक है। महीना होता है यहाँ पर, जब पोस्ट पेड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? मंथली होती है। तो अगर मेरा बिलिंग साइकिल 21 तारीख से शुरू हो रही है, खत्म कब होगी? वो होगी 20 तारीख। तो भाई साहब 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख के बीच में कंपनी मुझसे पेमेंट डिमांड नहीं कर सकती, ठीक है। कंपनी मुझसे पेमेंट डिमांड नहीं करेगी। तो जब इवेंट खत्म होगा, इवेंट क्या है? मेरा बिलिंग साइकिल, जो सर्विस का जो एग्रीमेंट है वो क्या है? मंथली रिन्यूएबल है, ठीक है। तो 20 तारीख को खत्म हो रही है, तो बताइए यहां पर ये सिचुएशन हो गई ना। इन दैट केस इनवॉइस करने का टाइम क्या होगा? इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होना चाहिए? इवेंट जब दिन खत्म हो रहा है, लिखिए ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। तो अगर मेरी बिलिंग साइकिल 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख है, तो हर महीने की 20 तारीख पर बिल जनरेट हो जाता है, ठीक है। जनरेट होने का मतलब है कि जो बिल पर डेट लिखी होगी वो 20 तारीख लिखी होगी। हाँ, बिल की जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो कुछ 15-20 दिन का टाइम होगा, मगर जो बिल की डेट होगी वो क्या होगी? जिस दिन पर बिलिंग साइकिल खत्म हो रही है। ओके, क्लियर है ये? कॉन्टिन्यूस सर्विस का इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में ध्यान से करके जाइएगा, ठीक है। गुड्स का लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, अभी एक पेज खत्म हुआ है, सिर्फ 8 पेज है मेरे पास, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। करवाना सिर्फ इसलिए चाहता था लिखवा कर, क्योंकि थ्योरेटिकल है, चार्ट फॉर्म में करेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और बिलीव मी, एक बार पूरा लेक्चर करने के बाद आप इस पूरे चैप्टर को 10 मिनट में बेटा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी इन्वेस्ट कीजिए टाइम, रिवीजन में टाइम बहुत सारा बचने वाला है, ठीक है। अच्छा, कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये मैं स्किप कर रहा हूं, प्लीज अपने स्टडी मॉड्यूल से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, यहां पर बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। आई विल नॉट से इन्वेस्ट, वेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम इज नॉट गोइंग टू आस्क कि टैक्स इनवॉइस के क्या क्या कंटेंट होते हैं, बट स्टिल आई विल सजेस्ट अपने स्टडी मॉड्यूल से एक बार कंटेंट्स उठाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं क्या क्या आएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस में क्या आ सकता है? जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर है उसकी डिटेल आएगी, ठीक है। सीरियल नंबर आएगा, जो इनवॉइस का सीरियल नंबर आता है, डेट ऑफ इशू इसमें आएगी। जो रेसिपिएंट है, जो रेसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर ये ध्यान से बस सुनिएगा, जो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, एड्रेस, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई और जीएसटीएन नंबर, उसकी सारी डिटेल आएगी। अगर रेसिपिएंट जिसको आप सामान भेज रहे हैं वो क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो यहां दो सिचुएशन है। अगर बिलिंग 50,000 से कम है तो उस व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बिलिंग 50,000 या उससे ज्यादा की है तो फिर जो व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है उसकी पूरी डिटेल भी बिल पर लिखनी जरूरी होती है, ठीक है। HSN आएगा यहां पर, ठीक है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में भी डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट, CGST, SGST, IGST, UTGST, जितना भी सब आपको लिखना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए, देखा होगा अगर आप जाते हैं, इवन आप हमारी साइट पर भी अगर ऑर्डर किया है, अगर साइट पर आपने ऑर्डर किया है तो देखा होगा वहां पर दो आते हैं, एक आता है आपका बिलिंग एड्रेस और एक होता है शिपिंग एड्रेस। अगर शिपिंग एड्रेस अलग है तो आपको वो शिपिंग एड्रेस भी डालना पड़ेगा, ठीक है, वो एक इनवॉइस क्रिएट होता है। टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, और जो ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अपने स्टडी मॉड्यूल में से। आगे बढ़ते हैं, मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, इसको लिखिएगा, मैनर ऑफ इशू इनवॉइस।
ठीक है, बेसिकली यहां पर हम बात करना चाह रहे हैं जब इनवॉइस इशू होता है तो उसकी कितनी कॉपीज इशू करनी पड़ती हैं। चलिए, गुड्स के केस में एंड सर्विसेज के केस में, बेटा गुड्स के केस में ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉपीज इशू करना होता है टैक्स इनवॉइस का, और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट मतलब इनवॉइस की 2 कॉपीज इशू करनी होती हैं। ठीक है, जब बात कर रहे हैं ट्रिप्लिकेट कॉपी की तो इसमें जो ओरिजिनल कॉपी है ये होता है ओरिजिनल कॉपी फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट कॉपी फॉर ट्रांसपोर्टर, और जो थर्ड होती है ट्रिप्लिकेट, ये किसके लिए इशू करनी पड़ती है? सप्लायर, वो अपने पास कॉपी रखता है। ठीक है, सर्विसेज के केस में 2 कॉपी होती हैं। जो फर्स्ट कॉपी है वो किसके लिए होगी? रेसिपिएंट के लिए, और जो थर्ड कॉपी सेकंड कॉपी होगी वो किसकी होगी? सप्लायर, क्योंकि सर्विसेज है। ठीक है, सर्विसेज है, यहां पर ट्रांसपोर्टर का रोल नहीं है। ठीक है जी, और ये जितने भी बिल्स हैं जो इशू किए जाते हैं, इनका सीरियल नंबर जब रिटर्न्स भरी जाती है मंथली या क्वार्टरली GSTR 1, वहां पर इन सभी का सीरियल नंबर अपलोड करना जरूरी होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे HSN कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन, देखो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट HSN कोड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर, ये बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके बेस पर एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है जी, जो मैक्सिमम होते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें तो 6 डिजिट का होता है, हमारे यहाँ पर ये 8 डिजिट में रहता है। जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तो वहां पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के केस में पूरे 8 डिजिट को बिल में शो करना जरूरी होता है, बट इन नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा ये अपने बिल में HSN कोड देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनली वो दे सकता है मगर कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनली वो बिल में दिखा सकता है मगर कंपल्शन नहीं है। ठीक है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन, aggregate turnover is more than 1.5 करोड़ but less than or equal to 5 करोड़, अगर एग्रीगेट टर्नओवर डीलर का 1.5 करोड़ से ज्यादा है मगर 5 करोड़ या उससे कम है, तो HSN कोड के पहले दो डिजिट्स बिल में शो करना जरूरी होता है। यहां पर कंपल्शन आ गई, वो पूरा का पूरा HSN कोड भी शो कर सकता है, ठीक है, वो 6 कोड जनरली करता है, 8 नहीं करते इसमें, ठीक है, जो 8 है वो एक्सपोर्ट के केस में होते हैं। ठीक है, तो वो पूरे के पूरे 6 डिजिट भी शो कर सकता है, वो चाहे तो केवल 2 डिजिट भी कर सकता है। अच्छा, जो डिजिट करने हैं ये पहले 2 डिजिट करने हैं बेटा, लास्ट के नहीं करने। ठीक है, ये होता है चैप्टर हेडिंग और उसके बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो यहां पर सिर्फ जो चैप्टर जो बात कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर की कोड है वो देना सफिशिएंट है। आगे लास्ट हमारे पास क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़।
इस केस में 4 डिजिट्स शो करना जरूरी है, पहले 4 डिजिट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको जरूर करके जाइएगा, एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नहीं स्किप करना है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो मैनर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, और अदर इसमें कहें तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेट्स का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, जो नंबर्स हैं वो देखने के लिए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एक ये वाला जो कंसेप्ट है एडजेसेंट कोड, ये जरूर करके जाइएगा एग्जाम के लिए। आगे बढ़े। चलिए काम करते हैं। अभी बहुत सारा इसमें डिस्कशन रहता है, छोटे छोटे बहुत हमारे पास स्पेशल केसेस हैं। जो जनरल केसेस हैं वो सारे मैं इसमें कवर कर चुका हूं। अब हमारे पास स्पेशल केसेस ऑफ इनवॉइस हैं, जहां पर रिवाइज्ड टैक्स के केस में क्या होगा, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का इश्यू क्या सकता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये मैं कवर करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मगर नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से हमें कैरी करने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।